वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सभी कर्मचारियों के आरजीएसएस की कटौती हर माह सैलरी से होती है। इसके संबंध में मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। आज मैं आपको इसके संबंधित जो भी सामान्य प्रश्न या जिज्ञासाएं हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि जैसे आरजीएसएस की कटौती के बारे में कोई सवाल है तो इसके क्या क्या जवाब है। जैसे पहले है कि मेरे पहले आरजीएसएस की कटौती नहीं हो रही थी, तो क्या मुझे अप्रैल 2022 के वेतन से कटौती करवाने हेतु विकल्प पत्र देना होगा। हालांकि ये अप्रैल 2022 की बात है। उस समय पहली बार जब आरजीएसएस की कटौती शुरू हुई थी तो उस समय विकल्प पत्र मांगे थे, लेकिन उसके बाद जो आदेश आया था उसमें लिखा गया था कि माह अप्रैल 2022 के वेतन से सभी के लिए आरजीएसएस की कटौती अनिवार्य कर दी गई है, अतः विकल्प भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में विकल्प भरवाए गए थे, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद में प्रत्येक कर्मचारी की आरजीएसएस की कटौती होती है। जो पुराने कर्मचारी थे जो जीपीएफ में थे उनके लिए आरपीएमएफ होती थी, अब वो उसमें मर्ज हो गई है। और जो 2004 के बाद लगे थे उनके लिए ऑप्शन था कि कटौती करवाएं या नहीं कराएं, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद में सभी के लिए ये कटौती है वो अनिवार्य कर दी गई है। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि प्रोबेशन वाले कार्मिकों की कटौती किस बेसिक के आधार पर होगी। तो अब जैसे इसमें कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसमें सीधा सा है कि प्रोबेशनल कार्मिक जो भी होंगे उनके आरजीएसएस की कटौती उनके एंट्री पे लेवल की बेसिक के अनुसार होगी। यानी उनको अभी जैसे मान लो थर्ड ग्रेड है और L10 या L11 है और अगर मान लो 23,700 मिले तो उसके हिसाब से कटौती नहीं होकर के इनका जो भी पद का जो लेवल का जो बेसिक है जैसे 33,400 है या जो भी बेसिक है वो आप जो 7th पे चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं, तो उस बेसिक के हिसाब से कटौती होगी, न कि उनको मिलने वाले जो फिक्स पेमेंट है उसके अनुसार नहीं होकर के एंट्री पे लेवल की बेसिक के अनुसार होगी। अब जैसे इसमें ये दिया हुआ है आरजीएसएस में पंजीकृत सरकारी कर्मचारी को प्रति माह कितना दान देना होगा। तो जिसका बेसिक पे 18,000 तक है उनको 265 रुपये, 18 से 33,500 तक है तो उनको 440 रुपये, और 33,500 से 54,000 तक है उनको 658, और 54,000 से अधिक किसी कार्मिक का बेसिक है तो उनको 875 रुपये देने पड़ेंगे। अब जैसे मान लो कोई कार्मिक है और जो अभी प्रोबेशनर है और फिक्स पेमेंट पे मान लो जैसे 23,000 पा रहा है, तो उसको 23,000 के हिसाब से कटौती 440 नहीं होकर के उसका अगर मूल वेतन 34 से ज़्यादा या 34,000 है मान लो, तो उसको इस लेवल में यानी 33,500 के हिसाब से 658 की कटौती करवानी पड़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी के वेतन से कटौती की जाएगी और ये कटौती अप्रैल माह के वेतन से शुरू हो जाएगी। तो ये तो पहले की अपडेट थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी कई लोगों के लिए जरूरी हो सकती है या जानकारी है कि कौन हो सकते हैं आरजीएसएस में शामिल और ले सकते हैं लाभ। तो लाभार्थी की श्रेणी में कौन कौन आएंगे, तो एक तो आरजीएसएस श्रेणी 7 में आरसीएस पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशनर और फैमिली पेंशनर ये दो आएंगे। अब पेंशनर और फैमिली पेंशन में या फैमिली में कौन शामिल होंगे, तो परिवार में कौन कौन शामिल होंगे, एक तो राजकीय कर्मचारी स्वयं, उसकी पत्नी या पति, अगर कोई महिला है तो उसका पति, और अगर पुरुष है तो उनकी पत्नी यानी स्पाउस जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा है पूर्णतः आश्रित संतानें, जो संतान उन पे पूर्णतः आश्रित हो और जिसमें एज लिमिट भी आगे दी हुई है। दूसरा कानूनी रूप से गोद ली गई संतान, और कानूनी रूप से तलाकशुदा या विधवा बेटी सहित, अगर मान लो कोई विधवा बेटी है और उनके ऊपर निर्भर आश्रित है तो इसके अलावा आश्रित संतान में बेटा 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक या विवाह होने तक, और या परिशिष्ट जो इसमें लिखा हुआ है कि निर्धारित आय अर्जित करने, और इन दोनों में से जो भी पहले हो तक ही परिवार का सदस्य होगा। अगर मान लो कोई बेटा है वो पहले से नौकरी लग जाता है 25 साल से पहले तो वो उस दायरे में नहीं आएगा। इसके अगर उसका विवाह हो जाता है तो भी दायरे में नहीं आएगा, और 25 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो भी दायरे में नहीं आएगा। जो भी सबसे पहले होगा वो मान्य होगा। आश्रित संतान में बेटी विवाह होने या परिशिष्ट के अनुसार में निर्धारित आय अर्जित करने, इन दोनों में से जो भी पहले हो तक ही परिवार की सदस्य होगी। स्थायी विकलांगता से पीड़ित पुत्र पुत्री को हमेशा के लिए आश्रित माना जाएगा। और इसके अलावा माता पिता यानी स्वतंत्र माता पिता को छोड़कर चाहे वे कहीं भी रहते हो, यानी कोई भी कार्मिक है उसके माता पिता है और वो कहीं भी रहते हो, वो इस फैमिली में शामिल होंगे। लेकिन माता पिता को आश्रित तभी माना जाएगा जब उनकी सालाना जो आय है वो निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। अब इसके अलावा जो भी राजस्थान पेंशनभोगी चिकित्सा रियायत योजना 2021 के क्रमांक 5 के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें ओपीडी और आईपीडी की सुविधाएं आपको पता है। अब इसमें वापस डिटेल भी दिया हुआ कि फैमिली में कौन आएगा, तो मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स स्पाउस यानी पति या पत्नी, ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी जो पूर्णतः आश्रित जो बच्चे हैं, लीगली एडोप्टेड चिल्ड्रन यानी जो कानूनी रूप से गोद लिए गए, इंक्लूडिंग लीगेसी डाइवर्स और या विडो डॉटर है वो भी शामिल है, और पेरेंट्स एक्सेप्टिंग या एक्सक्लूडिंग
स्टेप पेरेंट्स यानी सौतेले माता पिता के अलावा जो भी माता पिता है वो इसमें शामिल होंगे। तो ये इसमें जो दिया हुआ वो इसमें रिपीट किया हुआ है। और सन के संदर्भ में कि टिल गेट्स मैरिड, या तो शादी होने तक, या स्टार्ट्स अर्निंग एज इनकम, जो भी इस एनेक्सर या अपेंडिक्स में इनकम दी हुई उस तक, या 25 साल की उम्र तक, जो भी पहले होगा उस तक। और जो पुत्री है वो या तो शादी तक, या उसकी अगर इनकम है वो कमा रही है तो वो उसमें शामिल नहीं होगी। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में उल्लिखित परिवार की परिभाषा के अनुरूप कार्मिक के पति पत्नी, आश्रित संतान तथा माता पिता चिकित्सा सेवा परिलाभ के दायरे में आते हैं। अब इसमें पति पत्नी दोनों के राज्य कर्मी होने पे, मान लो जैसे कोई कार्मिक है जो पुरुष भी नौकरी में है और महिला या उसकी पत्नी भी अगर राज्य कर्मचारी है, तो आरजीएसएस के एडिट मॉड्यूल में जाकर के आप अपने स्पाउस को राज्य कर्मचारी सत्यापित करते हुए स्पाउस की माता यानी स्पाउस मदर और पिता को स्पाउस फादर के रूप में आरजीएसएस के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लो कोई पति पत्नी दोनों कार्मिक है, तो जो पुरुष है उसके माता पिता तो शामिल होते ही हैं, जो महिला है और अगर वो भी कार्मिक है तो वो भी, उसके माता पिता भी, यानी महिला के माता पिता यानी पुरुष के सास ससुर भी इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं इस आरजीएस के अंतर्गत। और जिसमें स्पाउस मदर और स्पाउस फादर के रूप में इनको पंजीकृत करना है। लेकिन इसमें एक शर्त दी हुई है, वो आपको जरूर याद रखना कि ये प्रावधान पति पत्नी दोनों के आरजीएसएस प्राथमिक लाभार्थी होने पर लागू होगा। और प्राथमिक लाभार्थी होने का जहाँ तक मुझे आइडिया है कि उनके भी सैलरी से अगर कटौती होती है, यानी दोनों के सैलरी से अगर आरजीएसएस की कटौती होती है, तो उनके दोनों के माता पिता है वो इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। और इसको एडिट करके आप इसमें मेंबर जोड़ भी सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात भी आगे दी हुई है कि उसमें के लिए जन आधार कार्ड है, उसमें भी कुछ अपडेट करना पड़ेगा। अगला है पेंशनर के हित में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा एक संवेदनशील फैसला, आरजीएसएस कार्डधारी पेंशनर्स के इलाज की सीमा को बढ़ाया गया है। अब जैसे पेंशनर्स है उनके लिए पूर्व में कितनी लिमिट थी और अब कितनी है, तो आरजीएसएस प्रोजेक्ट निदेशक है, पूर्व में 1 लाख तक के जो पेंशन प्रकरण है वो क्लियर कर सकते थे, अब उनकी लिमिट 2 लाख तक कर दी है। SIPF जो निदेशक है उनकी 2 लाख से लेकर के 2 से 5 लाख तक कर दी है। और संबंधित प्रशासनिक विभाग है वो 2 से 5 लाख तक पहले जो लिमिट थी, अब उसकी मंजूरी को 5 से 10 लाख तक कर दी गई है। और 10 लाख से ऊपर के इलाज के खर्च की मंजूरी के लिए फाइल है वो वित्त बजट विभाग के पास जाएगी। और पहले 5 लाख से ऊपर के लिए फाइल भेजी जाती थी, लेकिन अब 10 लाख तक है वो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अंडर में जारी की जा सकती है। अगला इम्पोर्टेंट जो सवाल है कि जैसे मैंने आरजीएसएस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, तो क्या संभव है? यानी फैमिली में कोई चेंज हो गया, मान लो कोई कार्मिक था जिसकी शादी हो गई, तो उसके पति या पत्नी को जोड़ना चाहते हैं या और भी कुछ करना चाहते हैं, तो इस प्रकार जवाब है कि जी हाँ, आरजीएसएस में एडिट का विकल्प उपलब्ध है। और जिसकी सहायता से आप आरजीएसएस परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को जोड़ना, या भूलवश कोई जुड़ा हुआ सदस्य है तो उसको हटाना, या दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी इसको एडिट ऑप्शन में आप ऐड भी कर सकते हैं, मेंबर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात थी। अगला है कि यदि पति पत्नी दोनों में से एक पेंशनर है और एक कार्यरत कर्मचारी है तो क्या करें? जैसे मान लो पति पत्नी में से एक सर्विस में है और एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उसके लिए तो आप एक ही जन आधार के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। और दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी या पेंशनर प्रदर्शित कर आरजीएसएस फैमिली में शामिल करना होगा। तो इसका मतलब हो गया कि पंजीकरण है, अगर जन आधार एक ही है तो उसमें दोनों पंजीकरण हो जाएंगे और उसको मेंबर को ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे हम पति पत्नी दोनों पेंशनर है, आरजीएसएस में कैसे पंजीकृत करवाएं? कोई कार्मिक ऐसे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब उनको अगर आरजीएसएस में शामिल होना है, तो पति पत्नी दोनों पेंशनर है तो एक जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं और पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक ही जन आधार में दोनों का नाम होगा तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर प्रदर्शित कर आरजीएस फैमिली में शामिल होगा। यानी एक है वो पेंशनर होगा और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट जो क्वेरी है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों 2004 के बाद राज्य कर्मचारी है। कई कार्मिक है 2004 के बाद लगे हुए हैं और दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं, तो मेरा आरजीएसएस कार्ड में मेरा और पत्नी का नाम है, मुझे पत्नी की माता का नाम भी जुड़वाना है, जिसको मैंने अभी पहले बताया था कि स्पाउस मदर या स्पाउस फादर, उसके लिए अब सरकार ने प्रावधान किया है। क्योंकि दोनों कर्मचारी अगर राज्य कर्मचारी है पति पत्नी, तो दोनों के माता पिता इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए पति पत्नी दोनों के राज्य कर्मचारी होने पर दोनों अपने अपने माता पिता को कार्ड में शामिल करा सकते हैं। इससे तो सभी पात्र सदस्य एक ही जनाधार में शामिल होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात एक तो हो गई कि उन मेंबर का नाम जनाधार में जुड़वाना जरूरी होगा, यानी एक ही जनाधार में सारे मेंबर होने चाहिए। और जो जैसे कार्मिक है उनके
स्पाउस के माता पिता वो मदर ऑफ स्पाउस या फादर ऑफ स्पाउस के नाम से कार्ड में प्रदर्शित होंगे। तो ये भी एक अच्छी सुविधा सरकार ने दी है कि अगर दोनों कर्मचारी है और दोनों प्राथमिक है, यानी दोनों की सैलरी से आरजेएस की कटौती हो रही है, तो वो अपने माता पिता को, यानी अगर पुरुष है उसकी पत्नी भी कर्मचारी है तो उसके सास ससुर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसको स्पाउस मदर या फादर के रूप में पंजीकृत करना है। अगला इंपॉर्टेंट है, मेरे परिवार का आरजेएसएस में पंजीकरण है, क्या मैं किसी भी निजी अस्पताल में इलाज करवा सकता हूँ? तो ये इसका आंसर हो गया कि किसी भी निजी में नहीं करवा सकते, जो भी ऑथराइज्ड है यानी आरजेएसएस द्वारा जो अनुमोदित है अस्पताल है उसी में इलाज करवाया जा सकता है। और जो इम्पेनल्ड जो हॉस्पिटल्स है उसकी लिस्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दी हुई है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि कौन कौन से हॉस्पिटल राजस्थान में और आउट ऑफ राजस्थान, जैसे अहमदाबाद में है या दिल्ली में है, कौन कौन से हॉस्पिटल जो आरजेएसएस की श्रेणी में आते हैं, या वहाँ आप इलाज करवाएंगे तो आपको या तो कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसका पुनर्भुगतान हो जाएगा। तो ये लिस्ट है, आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है कि इसका प्रश्न है कि मेरा आरजेएसएस में पंजीयन है और अब मेरे बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई है। मान लो कोई कार्मिक है, सरकारी कर्मचारी, उसका बेटा भी आरजेएसएस में है, लेकिन बेटे की नौकरी लगी है, तो क्या उसका आरजेएसएस में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन मेरे जन आधार से ही हो जाएगा? तो इसके लिए जन आधार अलग से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बाप बेटे अगर कर्मचारी है तो बेटे का अलग से जन आधार बन जाएगा और उसके फैमिली मेंबर्स का नाम उसमें ऐड हो जाएगा। अगला है, मैं आरजेएसएस में पंजीकृत हूँ, क्या मैं चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकता हूँ? तो इसके लिए नियम है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, पेंशनर आदि केवल आरजेएसएस योजना का ही लाभ ले सकते हैं, दोनों योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। जो कर्मचारी है उनके लिए आरजेएसएस है, और जो सामान्य लोग हैं जो कर्मचारी नहीं है उनके लिए चिरंजीवी योजना है, जिसमें अभी बीमा धन भी 10 लाख और 25 लाख दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी है उनका बढ़ा दिया है। इसके लिए महंगे राहत कैंप भी चल रहे हैं। अगर आप भी इस दायरे में आ रहे हैं और या आपके कोई परिवार का सदस्य या कोई मिलने वाला है, अगर वो इस श्रेणी में है, तो उनको कहें कि कैंप में जा करके अपना अपडेट करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी योजना दोनों का जो भी फायदा है वो मिल सके। अब है, क्या एक जनाधार से नियमित कर्मचारी और पेंशनर का आरजेएसएस और चिरंजीवी योजना में पंजीयन हो सकता है? तो दोनों का पंजीयन एक साथ नहीं हो सकता। मैंने पहले बता दी कि आरजेएसएस योजना और चिरंजीवी योजना दोनों अलग अलग है स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन आरजेएसएस है वो राज्य कर्मचारियों के लिए है और चिरंजीवी आम जनता के लिए है। तो इसका आंसर भी हो गया कि जी नहीं, एक जन आधार कार्ड से एक ही योजना में पंजीकरण करवाया जा सकता है। अगर कर्मचारी है तो वो आरजेएसएस में आ जाएगा, और कर्मचारी नहीं है तो वो चिरंजीवी में आ जाएगा। अगला, क्या मैं आरजेएसएस के तहत आयुर्वेदिक इलाज ले सकता हूं? तो आयुर्वेदिक इलाज ले सकते हैं बिल्कुल। आरजेएसएस के में होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध आयुष यानी चिकित्सा की जो भी प्रणालियां हैं राज्य सरकार द्वारा मान्य है वो सभी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, क्या पत्नी की डिलीवरी आरजेएसएस में कवर हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मातृत्व कल्याण की सुविधा भी आरजेएसएस के अंतर्गत दे है। अगला है कि क्या आरजेएसएस के तहत सभी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवाया जा सकता है? तो सभी का जब अगर नाम आता है तो सभी में नहीं करवा सकते, जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स है। इसके अलावा जो आरजेएसएस द्वारा अनुमोदित निजी अस्पताल यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो आरजेएसएस द्वारा अनुमोदित है यानी इम्पेनल्ड जो लिस्ट में है, वहाँ पर आईपीडी और डे केयर कैशलेस सुविधा ली जा सकती है। आईपीडी का मतलब जो है इंडोर जो पेशेंट होते हैं जो भर्ती होते हैं, और ओपीडी का मतलब है कि आउटडोर पेशेंट जो अपन डॉक्टर को दिखा करके दवाई ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आरजेएसएस में लागू होने से पहले मैंने जिस अस्पताल में इलाज करवाया था अब वो आरजेएसएस के अंतर्गत पंजीकरण है, क्या मैं अब प्रतिपूर्ति विकल्प के माध्यम से अपना क्लेम ले सकता हूं? तो 1/1/2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति लागू नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो आरपीएमएफ की कटौती होती थी आरजेएसएस में वो शामिल नहीं थे। अगला है, आरजेएसएस के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची मान्य है या फिर कोई भी आरएमसी के डॉक्टर की पर्ची चल जाएगी? तो इसके लिए सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं तो वहाँ सरकारी चिकित्सक की ही पर्ची मान्य होगी। और इसमें है कि क्या छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके आरजेएसएस के अंतर्गत कवर होते हैं? तो टीकाकरण है वो राजस्थान सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2021 के अंतर्गत कवर नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कोई कार्मिक अवैतनिक अवकाश पर होने की स्थिति में अपनी मासिक आरजेएसएस कटौती को कैसे जारी रख सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके ऐसे लोग जो या तो प्रोबेशन में और किसी कारण से उनकी वेतन नहीं बन रहा है यानी अवैतनिक अवकाश पर है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो आरजेएसएस का फायदा कैसे ले सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जब वेतन दिया जाएगा तब उनसे एरियर के रूप में वसूल कर लिया जाएगा, यानी वो लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कि उनको जब भी वेतन दिया जाए जिस महीने की वेतन नहीं बना है उसकी जो भी कटौती आरजेएसएस की होती है वो एरियर के रूप में उनको जमा करानी पड़ेगी। और बीच में आदेश भी आया था कि कुछ लोगों के शुरुआत में कटौती नहीं हुई थी अप्रैल 2022 से, उससे पहले वगैरह, तो उनको मौका दिया था कि वो जो भी ड्यू था आरजेएसएस का जो भी
पेमेंट या जो किस्त कटवानी थी वो आगामी जो भी सैलरी है उसमें एरियर ग्रुप में कटवा सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अगला है पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है और दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो दोनों के माता पिता के इलाज का किस कैटेगरी में होगा, तो जिस SSO ID से रजिस्ट्रेशन किया गया है उस कैटेगरी से होगा। अगर पुरुष की ID से रजिस्ट्रेशन किया गया तो पुरुष की जो भी कैटेगरी होगी उससे होगा। तो ये था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि पत्नी सरकारी नौकरी में कार्यरत है और पति प्राइवेट नौकरी में है तो क्या ऐसी स्थिति में पति के माता पिता को RGSS का लाभ मिल सकता है? तो ऐसी स्थिति में पति के माता पिता को RGSS का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब पति पत्नी दोनों, अगर मान लो सरकारी कर्मचारी है तो उनके माता पिता दोनों को लाभ मिलेगा, स्पाउस मदर और फादर के रूप में। लेकिन जो कार्मिक कार्यरत है उसके माता पिता को लाभ मिलेगा। अगर पत्नी कार्यरत है तो उसके माता पिता को मिलेगा, पति के माता पिता को नहीं मिलेगा। यानी इसमें लिखा हुआ कि इस ऐसी स्थिति में जब पत्नी नौकरी पे है तो पति के माता पिता RGSS में कवर नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात की, RGSS कार्ड है, इसका अगर दुरुपयोग किया जाता है तो बीच में कुछ केस भी आए थे, अखबार में न्यूज़ भी आई थी। तो आप जो भी RGSS कार्ड है अपने पास रखें और विशेष करके जब आप इसका उपयोग लेंगे तो आपके पास में OTP आता है। अगर आप OTP किसी को नहीं देंगे तो आपको इसका दुरुपयोग होने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। और ऐसा भी आया है कि RGSS में अनुमोदित जो भी निजी दुकानें हैं, फार्मा स्टोर है, उनके द्वारा RGSS लाभार्थियों से साठगांठ करके अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है और दवाइयों के बदले अन्य वस्तु दी गई है। बीच में कुछ आदेश भी आया था कि जिसको जैसे कुछ जो दूसरे आइटम है वो भी दिए गए थे और अखबार में न्यूज़ वगैरह भी आई थी, तो उनके संबंध में कार्रवाई भी की गई थी। तो नॉन पेएबल आइटम्स के बिल बनाए गए तो RGSS द्वारा प्रथम कार्रवाई के दावे को निरस्त करके बिल के मूल्य की 3 गुना राशि है और उस पर 18% ब्याज की वसूली की जाएगी। यानी आपको RGSS कार्ड अपनी चिकित्सा के लिए करवाना है, अन्य जो भी सुविधा है या भौतिक सुविधाओं के लिए इसका उपयोग नहीं करें। अगर करते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। तो ये RGSS से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी और ये PDF अगर आप चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।